देखो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, पी ब्लॉक मतलब कि ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट, ठीक है। इन एलिमेंट के अंदर जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर हम बात करेंगे यूज़ की, तो यूज़ 100% एग्जाम में एक आता तो आता 2 मार्क के लिए 100%। और यूजेस दिए वाले कितने हैं अपने पास? ऑक्सीजन का, ओजोन का, सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इतनों की यूज़ दिए वाले। अपने को देख के लग रहा है इतने ज़्यादा, मसला नहीं, आधे ज़्यादा का यूज़ एक ही है, ब्लीचिंग के तौर पे इस्तेमाल में आते। समझ में आ रहा? आधे ज़्यादा का एक यूनिवर्सल यूज़ है। इसमें से डाइऑक्सीजन छोड़ो, डाइऑक्सीजन के तो यूज़ अपन खुद से लिख सकते हैं ना, अगर आ गया तो। ऑक्सीजन गैस, उसका यूज़ खुद से लिख सकते है ना। क्या यूज़ में आता? सांस लेने की। नेक्स्ट, जानवरों के सांस लेने की। और नेक्स्ट, आबी जानदार, एक्वेटिक एनिमल, उनको सांस लेने की। सबको सांस ही दोगे? ठीक है, देखते हैं। चलो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ग्रुप्स याद है अपने को, ग्रुप 16, 17, 18। उन्हें बोलता 16 के स्टार्ट के 2 एलिमेंट के लिखो, या 17 के स्टार्ट के 2 एलिमेंट के लिखो, या 18 के स्टार्ट के 2 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली नाम दे देता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो 16 है क्या अपना? याद तो होगा, और सोहेल से टेलीफोन टूटा, फिर कल बुरीगत का इस्माइल आता, उसके बाद हीना ने और करी जेरोक्स रंगी, है ना। इस तरीके से तो अपने को कुछ कुछ तो याद होना, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, इतने तो याद होने चाहिए। ये नोबल गैस के एलिमेंट है, इन सब की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP। यहाँ पर Na अगर है तो 4, Na अगर है तो 5, Na अगर है तो 6, यानी कि इन सब की क्या हो जाएगी? NH2 NP4, NH2 NP5, NH2 NP6। समझ में आ रहा? जैसे कि देखो ऑक्सीजन कितने नंबर पे रिलेटिव? 8वें नंबर पे है, तो 8 पे है तो 1s2, 2s2, 2p4। तो देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन, यस, P में 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा? ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखो फर्स्ट 2 एलिमेंट की। समझ में आ रही बात? ठीक है। या फिर इन्हें बोला क्लोरीन की करो, तो क्लोरीन कितने पे? 17 पे। कितने पे? 7। तो याद मत, ये टेंशन मतलब लिख के देगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि 20 के ऊपर के ही लिख के दे, 20 के नीचे के लिख कर ना दे। तो क्लोरीन जो है 17 पे है, तो उसका दे भी नहीं सकता, नहीं भी दे सकता। तो याद रखो क्लोरीन 70 पे है, तो क्या करेंगे? नियॉन तक कितनी हो गई? 10। नियॉन तक कितनी हो गई? 10। उसके बाद क्या है भाई? NH2। क्लोरीन कौन से पीरियड में आता? 3rd पीरियड में आता, तो यहाँ पर 3s2 3p5 है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसा करे मैं आपको समझाता हूँ, पीरियड टेबल लगाकर समझाता हूँ, ठीक है। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने याद करनी। नेक्स्ट है देखो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? मेन तो यहाँ पर एटॉमिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहला एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। अब सभी को पता है पीरियड टेबल में डाउन द ग्रुप जा रहे तो रेडियस क्या होता है? इंक्रीज करता है, बढ़ते जाता है रेडियस। आयोनिक रेडियस भी बढ़ता है और एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है। जैसे कि ऑक्सीजन 8 पे है, सल्फर 16 पे है, तो यहाँ पर कितना हो गया भाई? 2,6, जो बचपन में करते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर कितना होगा? 2,8,6। समझ रहे ना? यहाँ पर सिर्फ 2 पीरियड थे, यहाँ पर कितने पीरियड हो गए? 3 हो गए। और नीचे जाओ 4 पीरियड, और नीचे जाओ 5 पीरियड। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते हैं एटम का साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो रीज़न लिखना है यहाँ पे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो यहाँ क्या लिखना? एज मूव इन अ डाउन इन अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप में अगर डाउन साइड क्या कर रहे हैं हम, क्या मूव कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस गोस ऑन इंक्रीजिंग। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ड्यू टू, क्यों? इंक्रीजिंग शेल नंबर। शेल नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा? नेक्स्ट है देखो आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी मतलब कि किसी भी गैसियस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल से
एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली इंथैल्पी को आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। अब यहाँ पर देखो डाउन द ग्रुप जा रहे तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्बिट है मिसाल के तौर पे, और थोड़ा नीचे गए तो यहाँ पर 2 ऑर्बिट लगे, और थोड़ा नीचे गए तो 3 ऑर्बिट, और थोड़ा अगर नीचे जाएंगे तो 4 ऑर्बिट लग रहे हैं, है ना। अब ऑर्बिट बढ़ते मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन डाला, एक एक नहीं रहता। अब उसके हिसाब से समझ में ये बात। अगर ये ग्रुप नंबर 16 है, ग्रुप नंबर अगर 16 है तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। यहाँ भी कितने? 4। यहाँ भी कितने? 4। समझ में आ रहा? तो देखो सेंटर से बाहर के शेल का डिस्टेंस क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस पावरफुली इलेक्ट्रॉन खींच सक रहा है क्या? नहीं खींच सक रहा। न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन खींचने में थोड़ी सी क्या हो रही है? तकलीफ हो रही है। इस वजह से क्या होगा भाई, बाहर से हम इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? पीरियोडिक टेबल में अगर अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना और ज़्यादा क्या हो गया? आसान हो गया। क्या हो गया? आसान। समझे? आसान क्यों हो गया? समझ में आया ना? क्योंकि इसके खींचने की पावर क्या हो रही है? कम हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे उन्हें इजीली खींच रहा, लेकिन यहाँ खींचना आसान है, थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर देखो, है ना भाई, मैं बैठे आला हूँ, सामने के रो को तो अच्छे से पकड़ लूंगा, चीटिंग भी मारने नहीं दूंगा। इसके पीछे वाले थोड़ा बहुत हाथ नीचे करे कुछ तो भी कर सकते, उसके पीछे वाले थोड़ा, और सबसे पीछे वाले उन्हें तो बैग लेके भी चल जाता। समझ में आ रहा? क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना ज़्यादा मेरी पावर कम हो रही है उन पे पकड़ बनाने की। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी, इसमें से अगर किसी को गायब होना है तो पॉसिबल नहीं है, पप्पा को आना पड़ेगा कि बेटे को थोड़ा काम है, छोड़ो बोल के। ठीक है, चलो यहाँ से निकालना है थोड़ा सा और मुश्किल, वहाँ से किसी को गायब करना है, आसान है क्या? नहीं। बहुत दूर कोई बढ़ा रहा, उसको गायब करना आसान है, क्योंकि कोई पावरफुल अट्रैक्शन ज़्यादा है क्या? नहीं, मेरी क्लास में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे समझ में आया? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन की चाहत, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की चाहत। मुझे बताओ डाउन द ग्रुप जा रहे, साइज क्या हो रहा? तो न्यूक्लियस बेचारा अपने से इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं सक रहा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचेगा? नहीं खींच सकता। यानी कि यहाँ पर देखो डाउन द ग्रुप यहाँ पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो रही है? कम हो रही है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो रही है? कम हो रही है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत भी क्या हो रही है? कमी हो रही है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? अब इन्हें नहीं लेगा, तो इसको लिखना लेस निगेटिव हो रही है। क्या हो रही है? लेस निगेटिव, क्योंकि आयोनाइज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जनरली क्या होती है? निगेटिव होती है। क्या होती है? निगेटिव। डाउन द ग्रुप जा रहे, निगेटिव कम हो रही, मतलब किसके तरफ आ रही है? पॉजिटिव की तरफ। समझ में आ रही बात? भाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो एनर्जी लगेगी, ठीक है, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नीचे वाला लेगा क्या? नीचे वाला लेगा, और नीचे वाला लेगा, नीचे लेगा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन अब हासिल नहीं कर सकता। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो रही है इसकी? लेस निगेटिव है। या फिर नहीं समझ रहा तो इंक्रीज लिख दो। क्या लिख दो? इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। समझ में ये बात? ठीक है, या फिर पॉजिटिव हो रही है लिख दो। नेक्स्ट, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का एनोमेलस बिहेवियर। ठीक है, एनोमेलस मतलब के थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा हटके। अब इनके रीजन है, देखो हाँ, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनके क्या है भाई? रीजन समझ में आता, वजह। तो तीनों की वजह सेम है। क्या सेम है भाई? फ्लोरीन ऑक्सीजन सबसे छोटे एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा इसको पीरियोडिक टेबल देंगे, पहले इसको पॉज करो। देखो यहाँ पर एनोमेलस बिहेवियर पूछा, तो यहाँ पर याद रखो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन, इन दोनों का एनोमेलस बिहेवियर हमें दिए वाला है। एनोमेलस बिहेवियर मतलब दूसरों से थोड़ा सा हटके बिहेवियर, दूसरों से थोड़ा सा
हटके बिहेवियर। समझ में ये बात? देखो ये जो ऑक्सीजन है इसका बिहेवियर पूरों से हटके है। क्यों है? रीजन पूछता हूँ, व्हाई। तो यहाँ रीजन सबसे पहला ये है कि पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट साइज है इसका। कैसा साइज है? स्मॉल। ये तो समझ में आता, डाउन द ग्रुप गए तो साइज बढ़ रहा है, तो सबसे छोटा साइज इसी का होगा। समझ में आएगा? सबसे छोटा क्या है इसका? साइज। पहला रीजन समझ में आया। दूसरा रीजन, पूरे के पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा निगेटिव कौन है? NH है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्योंकि निगेटिव इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा, डाउन द ग्रुप जा रहे, निगेटिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा क्या है? यानी निगेटिव। क्या है? निगेटिव। तीसरा रीजन, इसके अंदर वेकेंट d ऑर्बिटल है। d ऑर्बिटल नहीं है इसके, इधर d ऑर्बिटल कोई है क्या भाई? Na d ब्लॉक से बहुत ज्यादा दूर है ना, Na 8वें नंबर पे, ये पीरियड में भी d ब्लॉक नहीं है। इसके बाद क्या है? d ब्लॉक। तो इसके पास d ऑर्बिटल वेकेंट रहेंगे क्या? नहीं। तो तीसरा रीजन ये है, वेकेंट d ऑर्बिटल है इसकी। फ्लोरीन का रीजन, सेम रीजन डाल देने का। फ्लोरीन का भी सेम रीजन है, पूरे के पूरे पीरियड में सबसे स्मॉल साइज है, पूरे के पूरे ग्रुप में सबसे स्मॉल साइज है, पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा निगेटिव है, और इसमें d ऑर्बिटल है। समझ में आया? खाली d ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। अब उसका रीजन भी समझा सकता, खाली क्या है, क्यों मौजूद नहीं है, लेकिन कई को चुप टाइम पास करने का ये 3 पॉइंट याद रख लेने का। कुछ मुश्किल है, 3 पॉइंट याद रखना। समझ में आया? पहला पॉइंट क्या? स्मॉल साइज। दूसरा पॉइंट क्या? लेस निगेटिव। तीसरा पॉइंट क्या? क्या बोले? वेकेंट d ऑर्बिटल। क्या है? वेकेंट d ऑर्बिटल। पहला स्मॉल इन साइज, दूसरा क्या है? निगेटिविटी, सबसे ज्यादा हाईली निगेटिव है, तीसरा क्या है? वेकेंट d ऑर्बिटल है। ये 3 रीजन याद रखो। इस वजह से दोनों क्या बताते हैं? एनोमेलस बिहेवियर शो करते हैं। अब एनोमेलस बिहेवियर है क्या? तो सबसे पहले एनोमेलस बिहेवियर किसका? ऑक्सीजन का। सबसे पहले एनोमेलस बिहेवियर ऑक्सीजन का। एनोमेलस बिहेवियर के अंदर पहला पॉइंट देखो, क्या लिखते हैं? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक है, दूसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, तीसरा है इसके हाइड्राइड्स बोलो, ठीक है, 3 है। फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन देखना पड़ेगा। एटॉमिसिटी, राइट, एटॉमिसिटी। किसने कहा वो? अच्छा, इतना ही है। चल देखो यहाँ पर अब, तो सबसे पहला देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। एनोमेलस बिहेवियर मतलब हटके बिहेवियर बोल रहे ना, पूरे के पूरे ग्रुप में इसका बिहेवियर सबसे हटके। तो क्या है भाई हटके बिहेवियर? ऐसा कोई एक दीवाना बैठाला है तो बोलते हैं ना, थोड़ा हटके है, अलग अलग काम करता है कि नहीं? तो वैसे जब हटके बिहेवियर क्या है, क्यों है? नाम मत लो यार, मैंने बोला था कि किसी का नाम। चल बस, अब ए बेटा बस बात ही नहीं। तो सबसे पहले ने हटके बिहेवियर क्या है, तो पूरे ग्रुप के अंदर अगर अपन देखेंगे, ठीक है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या होती है? -2, -1, 0, +1, +2। इतनी ही बताता कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बताता? -2, -1, 0, +1, +2। -2 से +2 तक लिख देने का, -2 से +2 तक लिख देने का। लेकिन बाकी सब के सब जो है +4, +6 भी बताते। क्या बताते? +4 भी बताते, +6 भी बताते। सल्फर +6 भी शो करता ना, +4 भी शो करता, +6 भी शो करता। तो ये पहला इसका है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन शो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -2 to +2। समझ में ये बात? while other element show higher oxidation state, other element higher oxidation show करते, like +4 and +6। इन्हों +4 भी बताते, +6 भी इन्हों बताते। समझ में आया? पहला। दूसरा है देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही ऐसा है जो कि पैरामैग्नेटिक है। क्या है? पैरामैग्नेटिक है।
बाकी सबके सब क्या है, डायामैग्नेटिक। याद करें, ऑक्सीजन कैसा है, पैरामैग्नेटिक, बाकी सबके सब क्या है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो हाइड्राइड्स, क्या है, हाइड्राइड्स। याद रखो, ऑक्सीजन जो हाइड्राइड बना रहा है वो क्या है भाई, H2O है, जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है। बाकी सबके सब क्या हाइड्रेट्स क्या है रूम टेम्परेचर पे, गैसिस स्टेट में। कौन सी स्टेट में, गैस। समझ में ये बात। हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट हाइड्राइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। समझ में आई। बाकी एलिमेंट के हाइड्रेट क्या है, गैस है। नेक्स्ट देखो एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन जो है डाया एटॉमिक है, क्या है, डाया एटॉमिक है और एक ही शो करता O3 पॉली एटॉमिक। वाइल अदर सबके सब एलिमेंट क्या है, पॉली एटॉमिक है, क्या है, पॉली एटॉमिक। ऑक्सीजन कैसा है, डाया एटॉमिक, बाकी के क्या है, पॉली एटॉमिक है। समझ में ये बात, कुछ मुश्किल जी, प्रैक्टिकल। चलो, ऑक्सीजन कैसा है बोलो, डाया एटॉमिक, बाकी के क्या है, पॉली एटॉमिक। कुछ मुश्किल आपको इसका समझ में आएगा। बस ये हो गया इसका एनोमलस बिहेवियर, 4 पॉइंट लिख देने का। इसका एनोमलस बिहेवियर पूछा हुआ है एग्जाम में, कब पूछा था भाई, 23 में। कितने मार्क्स पूछा था, 3 मार्क को। अब ये 3 मार्क को पूछे सा क्वेश्चन था, क्या बोलो आप, 3 मार्क के लिए लिखना था। ऑक्सीजन का पूछा था, दुआ करो फ्लोरीन का आ जाना इस बार। 23 में, 23 में पूछा था ना फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, तो अब जो है इसका आएगा फ्लोरीन। कुछ मुश्किल आपको समझ में आ गया, इरेज कर देना। नेक्स्ट है देखो, बात करते हैं फ्लोरीन की, किसकी, फ्लोरीन की। अब एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता, तो सबसे पहला रीजन वही है कि पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर सबसे छोटा साइज इसका है। दूसरा, पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा क्या है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव। तीसरा, वेकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल है क्या इसके पास, नहीं है। अब देखो क्या शो करता है एनोमलस बिहेवियर, एनोमलस बिहेवियर क्या शो करता, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना, क्या है भी, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 शो करता है, क्या शो करता, -1। फ्लोरीन फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया तो क्या शो करेगा, 0। -1 शो करता, 0 करता। लेकिन बाकी सबके सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते, शो करते। +7 तक शो करते, +1 की क्या क्या शो करते, बाकी सब +1 बताते, +3 बताते, +5 बताते, +7 बताते। अदर एलिमेंट जो है +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते, लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेंगे, -1 और 0। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही रखेगा, या तो -1 या तो 0। समझ में ये बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका जो हाइड्राइड है, इसका जो क्या है, हाइड्राइड है, जैसे कि क्या भाई HF, इन्हें क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड। बाकी सबके सब क्या है, रूम टेम्परेचर पे गैस है। सेम हाँ, इसके जैसी, किसके जैसा, ऑक्सीजन के जैसी। ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है रूम टेम्परेचर पे क्या था, लिक्विड था, बाकी सबके सब क्या थे, गैस थे। सर इसमें HCl आ रहा ना, हाँ HCl भी रूम टेम्परेचर पे गैस ही रहती है, उसको प्रोसेस करके उसको एसिड में कन्वर्ट करते, लिक्विड में। समझ में ये बात। तो HF जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, बाकी सबके सब क्या है, गैस है। तीसरा, ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड, इन्हें सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता, HOF, एक ही ऑक्सो एसिड बनाता। जो बाकी कंपाउंड है उन्हें मल्टीपल ऑक्सो एसिड बनाते, मतलब बहुत सारे ऑक्सो एसिड बनाते। इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता, बाकी सबके सब एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सो एसिड बनाते। समझ में ये बात। ऑक्सो एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन हो। चलिए, और क्या बचा हुआ इसके अंदर, एटॉमिसिटी। इन्हें क्या है, नहीं एटॉमिसिटी नहीं, एटॉमिसिटी तो बराबर है, निगेटिविटी। यहां पर याद रखो पूरे इसमें इसकी जो है निगेटिविटी सबसे ज्यादा है, एटॉमिक रेडियस सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, बस इतना लिखो, एटॉमिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड एटॉमिक साइज। और क्या कुछ बचा हुआ है इसके अंदर,
पॉज करो। मिली लास्ट देखो, इसका जो है पांचवा, फिफ्थ वन पॉइंट, इसका जो रिएक्शन है, इसके तमाम रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। क्या है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब कि इसमें से हीट बाहर निकलती है, बाकी एलिमेंट के रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होते। फ्लोरीन के जितने भी रिएक्शन है अक्सर रिएक्शन कैसे हैं? एक्सोथर्मिक। बस ये इसका एनोमेलस बिहेवियर है। समझ में आ गया एनोमेलस बिहेवियर? ऑक्सीडेशन स्टेट -1 या फिर 0 शो करेगा। दूसरा, इन्हें जो हाइड्रेट बनाएगा, यानी कि इन्हें जो हाइड्रोजन हलाइड बनाएगा, वो हाइड्रोजन हलाइड क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, बाकी सबके सब क्या है? गैस है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता, बाकी सबके एलिमेंट बहुत ज़्यादा ऑक्सो एसिड बनाते। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? सॉरी, निगेटिविटी कम ज़्यादा है, एटॉमिक रेडियस क्या है? बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसके सबके सब रिएक्शन कैसे? एक्सोथर्मिक है। समझ में आगा? ये होगा एनोमेलस बिहेवियर किसका? फ्लोरीन। कुछ मुश्किल? बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। अब यहाँ पर देखो जब भी हम क्या करते? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते। मैंने आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, इसकी क्या है? NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6, इन सब की जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ज़रा देखो, अगर हमने बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन से पहले कौन सी नोबल गैस आ गई? हीलियम। तो लिख देना हीलियम, और उसके बाद कौन सा पीरियड लग जाएगा? सेकेंड। तो 2s2 2p4 अगर ऑक्सीजन का कर रहे। समझ में आ रहा? अच्छा, अगर सल्फर का कर रहे तो सल्फर से पहले कौन सी नोबल गैस है? नियॉन। अब दूसरा और नीचे चले गए आपने, 3s2 3p4, 3s2 3p4। समझ में ही बात? अच्छा, उसके नीचे चले गए सेलेनियम। सेलेनियम से पहले क्या आ गया? आर्गन। और आर्गन से पहले और सेलेनियम से पहले और क्या लग रहा है? डी ब्लॉक लग रहा है। तो यहाँ एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा, डी में 10, 4s2 4p4। समझ में ये बात? अच्छा, टेलोरियम की बात कर रहे हैं तो उससे पहले क्या है? क्रिप्टॉन। तो क्या लिखेंगे? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन से पहले क्या लगा? डी ब्लॉक। मतलब क्या करेंगे यहाँ पर? 4d10, 4d10। उसके बाद क्या आ जाएगा? 5s2 5p4। समझ में ये बात? ठीक है, एक कम लेते डी के अंदर। ये इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये आगे पूछ लिया तो, लेकिन नहीं पूछता। ठीक है, स्टार्ट के 2 एलिमेंट की पूछता, या तो ये दोनों की पूछेगा, या तो ये दोनों की, या तो ये दोनों की। समझ में ये बात? ठीक है, अगर पूछा तो कैसे लिखने का समझ में आ रहा है? हमने जनरल याद करे ग्रुप 16 की, 16 का अगर पूछ लिया, सल्फर का पूछ लिया, तो सल्फर से पहले क्या आता? नियॉन। नियॉन के बाद क्या लेते हैं अपन? 3s2 3p4। अगर फॉर एग्जांपल इन्हें पूछा क्लोरीन का, तो क्लोरीन से पहले भी क्या आया? नियॉन। तो क्या लिखेंगे भाई? नियॉन के बाद 3s2, नहीं ये 4 में चलेगा ना, अपन क्लोरीन का कर रहे। क्लोरीन देखो 3 में चलेगा क्लोरीन, ठीक है। ऑक्सीजन का गलत होगा, सल्फर का है फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3s2 3p5। अगर इन्हें पूछ लिया आर्गन का, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे? आर्गन लिख दोगे? नहीं लिखना, ऐसा नियॉन लिख के बताना। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है ना, ठीक है। नियॉन के बाद क्या यहाँ पर? 3s2 3p6, 3s2 3p6, ठीक है। ये याद रखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई, एनोमेलस बिहेवियर भी होगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर एंड क्लोरीन, SO2 एंड O3। ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर का भी एक क्वेश्चन हर बार आने वाला है। स्ट्रक्चर का भी एक क्वेश्चन मोस्ट पूछा गया है, पिछले पेपर में भी आया था, मार्च 2024 में भी स्ट्रक्चर आया था। अब वो अलग आया था, अभी स्ट्रक्चर अलग आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखो ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर बनाने हैं। देखो अब ये IMP इस वजह से भी, क्योंकि MCQ में भी क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं।
मतलब कि उन्हें डायरेक्टली क्या कहेगा, सल्फ्यूरस एसिड जो है उसका फॉर्मूला क्या है, तो एमसीक्यू में अपने को ढूंढना पड़ेगा H2SO3। समझ में आ रहा। यहाँ पर उन्हें कह सकता पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे H2SO5, H2SO5। देखो यहाँ पर नेक्स्ट है पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। डाई मतलब समझ में आ रहा क्या, दो, सल्फ्यूरिक एसिड कितने रहे, दो, तो फॉर्मूला दिमाग में बन रहा, इसका डबल कर देने का H2SO4 वाले का, H2SO4, तो इसका डबल करो 2, O का डबल करो 8। समझ में आ रहा। डायसल्फ्यूरिक एसिड से कैसे याद कर सकते हैं आप, पर ऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड बोला तो उसका फॉर्मूला याद आपको इजीली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डबल कर दे रहे अपन सीधा, हाइड्रोजन को डबल नहीं करते, सल्फर और ऑक्सीजन को डबल कर रहे। नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल रहा, मोनो, मोनो मतलब के एक, तो याद रखो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोला तो अपना H2SO4 रहता, तो 4 की जगह खाली क्या लिखना, 5, 4 की जगह क्या लिखना, 5। समझ में आ रहा है। ये मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो याद रहता H2SO4, और सल्फ्यूरस एसिड मतलब एक ऑक्सीजन निकालते 3 रहता, याद रखो। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H3PO4। फास्फोरस एसिड H3PO3, एक ऑक्सीजन निकालना। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, सल्फ्यूरस एसिड एक ऑक्सीजन निकालो H2SO3, H2SO3। ये तो अपने को अच्छे से पहले से याद है। डायसल्फ्यूरिक एसिड मतलब इसका डबल कर दिए, H2 का सेम S2O8, तो ये हो गया डायसल्फ्यूरिक एसिड। ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। समझ में ये बात। मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोला, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन लगा देना, तो क्या हो गया, देखो यहाँ पर H2SO5, क्या हो गया, H2SO5। समझ में आ रहा। देखो मेरे साथ रिवाइज करो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO5 मोनोसल्फ्यूरस एसिड। समझ में ये बात। H2S2O8 डायसल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा। 6 में से 4 तो याद हो गए। अब बच्चे बोलते रहे सर इतने हार्ड कहाँ से याद करेंगे, लेके बैठे तो याद हो जाते आसानी से, समझे ना। नेक्स्ट बचा है क्या, देखो अब नेक्स्ट बच्चे वाला है यहाँ पर थायोसल्फ्यूरस एसिड, और यहाँ पर डाई और पायरोसल्फ्यूरस एसिड। देखो पर ऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड O8, पायरो बोल दिया तो O7, पायरो बोल दिया तो O7। समझ में आ रहा है, ये दोनों का रिलेशन लगा देने का, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, थायो, थायो मतलब T से याद रखना 3, T से याद रखना 3, H2 सेम रहेगा, H2 सेम रहेगा, ऑक्सीजन 3 लगा देना, ऑक्सीजन क्या लगा देना, 3 लगा देना। समझ में ये बात। देखो थायोसल्फ्यूरस एसिड H2 रहेगा, H2 रहेगा, ऑक्सीजन कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। उसके बाद कौन सा यहाँ पे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, क्या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, वही सेम H2 रहेगा, H2 रहेगा, ऑक्सीजन 8 के बजाय क्या करेंगे, 7 करेंगे, क्या करेंगे, 7 करेंगे। समझ में आ रहा। इसको 2 बार 3 बार लिख के निकाले तो और परफेक्टली क्या हो जाएगा, याद। चलो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला सल्फ्यूरिक एसिड, याद करो H2SO4। क्या अपन ने जो है 11th में आप लोगों ने सीखे होंगे, 11th में लेविस डॉट स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर कैसा निकालते, नहीं भी सीखे सिंपल। देखो सबसे कम कौन है, सल्फर, सेंटर में ले लो, कितने ऑक्सीजन है, 4, 4 तरफ 4 ऑक्सीजन लगा दो, सबको कैसा जोड़ देना, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन जो है उसको हमेशा आखिरी में जोड़ते, तो कोई भी ऑक्सीजन के लास्ट में जोड़ो। एक मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, एक यहाँ जोड़ रहा हूँ, जोड़ दिए बस। अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड में रहता, डबल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन को 2 मिले, इसको 2 मिले, इनको 2 मिले, क्या लगा। समझ में आया। आगा सल्फर के 8 कंप्लीट हो रहेगा, चेक कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर बहुत ऊपर चले गए, छोड़ दो। अब इसके पास कोई लोन पे रह गया नहीं, या फिर ऐसा देख लो 1 2 3 4 5 6 6 4 है ना, 6 4 है, तो इसके बाद लोन पे रहेगा बचैली। सल्फ नहीं है लोन पे, कहाँ गई फिर लोन पे, बॉन्ड बनाने में यूज कर ले। ठीक है, रिटर्न आके बताता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, दूसरा कौन सा है बोलो,
सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरेट एसिड क्या देगा, H2SO3, H2SO3, H2SO3। तो अब यहाँ पर देख लो, सल्फर को S लगा देना, कितने ऑक्सीजन है भाई, 3, तीन तरफ 3 ऑक्सीजन लगा दिए, 3 तरफ 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने, 2, तो कोई भी 2 तरफ क्या करो, 2 हाइड्रोजन लगा दो, सिंगल 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 बॉन्ड से जोड़ लेना। कितने बॉन्ड जोड़ना, सिंगल बॉन्ड से। अब कितने बॉन्ड, डबल, क्योंकि ऑक्सीजन डबल में रहता है, यहाँ 2 है वहाँ 2, यहाँ 2 है क्या, नहीं, तो यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड। समझ में ये बात। कितने बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन इसके, नहीं वे, क्यों, इलेक्ट्रॉन जी, बॉन्ड नहीं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। कितने हैं वे, यूज कितने किया इसने खुद के पास के, 1 2 3 4 यूज किया, यूज कितने किया, 4, बना लिया कितने, 8। यहाँ पर कितने यूज किया था, 1 2 3 4 5 6। सल्फर ग्रुप नंबर किस में आता, 16 में आता। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन इस पर, 6 है, तो 6 के 6 ने यूज किया यहाँ पर, यहाँ के 6 के 6 यूज किया क्या, नहीं, 1 2 3 4 यूज किया, तो कितने बच गए, 2, तो वो 2 इसके पास लोन पेयर के शक्ल में रहेंगे। समझ में आ रहा। याद रख लो, ग्रुप 16 के सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो सल्फर के पास भी कितने, 6 में से इसने 1 2 3 4 यूज किया, बचे कितने, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर लगा दिए। समझ में आ रहा, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। उसके बाद कौन सा था, मोनो सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या था, H2SO5, H2SO5। सल्फर को कितने ऑक्सीजन, 5, 1 2 3 4 ही लगाना, कितने लगाना, 4 ही लगाना, बचे वाला एक जो है उसके बाजू दे देना। समझ में ये बात। अब हाइड्रोजन कितने, 2, तो जो इसको दिए ना, इसको 1 हाइड्रोजन दो, इसको 1 हाइड्रोजन, किसी एक ऑक्सीजन को 1 हाइड्रोजन, और जो एक्स्ट्रा वाला ऑक्सीजन उसको 1 हाइड्रोजन, ठीक है। अब डबल बॉन्ड जोड़ लो, बॉन्ड 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 बॉन्ड। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड में रहता, 2 बॉन्ड, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे 2 आए, इसको आए क्या, तो यहाँ क्या आएंगे। समझ में ये बात, कुछ मुश्किल आपको स्ट्रक्चर। अब देखो, सल्फर ने 6 के 6 यूज किया क्या, 1 2 3 4 5 6, तो लोन पर आएगी क्या, नहीं, 6 के 6 यूज कर लिया ना बॉन्ड बनाने में। अगर यूज नहीं करता तो क्या आती थी, लोन पर आती थी। कुछ मुश्किल आपको इसमें समझ में आ रहा। नेक्स्ट देखो, डाया सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा भाई, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्या है इसका फॉर्मूला, H2S2O8, H2S2O8। तो सल्फर कितने, 2 सल्फर है, कितने ऑक्सीजन, 8, इसको 4 दे दो, उसको 4 दे दो, है ना। तो यहाँ पे दिए 1, यहाँ दिए 2, यहाँ दिए 3, यहाँ दिए 4, यहाँ पे दिए 1, यहाँ दिए 2, यहाँ दिए 3, यहाँ दिए 4। सबको कितने बॉन्ड से जोड़ना, जोड़ दिए। हाइड्रोजन कितने, 2, एक इधर वाले को 2, भेदभाव नहीं करना, एक उधर वाले, ठीक है। कुछ मुश्किल। अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड में रहता, तो यहाँ ऑक्सीजन को डबल है, डबल है, डबल है, डबल है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे डबल लगाओ, यहाँ पे डबल लगाओ, यहाँ डबल लगाओ, यहाँ डबल लगाओ, हो गया स्ट्रक्चर। सल्फर ने बराबर 6 यूज करा गया, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो लोन पे आएगी क्या इस पे, नहीं, कम यूज करा तो लोन पे। कुछ मुश्किल आपको इसमें। नेक्स्ट और कौन सा बचा बोलो, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बचा, ठीक है। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड क्या था, H2S2O7 था, एक ऑक्सीजन कम करने का, H2S2O7। चलो, तो यहाँ पे सल्फर कितने, 2 है, 2 लगा दो। ऑक्सीजन 8 रहते थे, तो इसको 4 उसको 4 देते थे। यहाँ ऑक्सीजन कितने, 7 है, एक कम कर दिया ना, तो इसको 4 दे देने का पूरे, 1 2 3 4। अब इसको एक इधर आ गया समझो, 1 2 3, समझ में आया। दरमियान में एक ले लेंगे। चलो, सबको कितने बॉन्ड से जोड़ो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, जोड़ दिए। एरिया डबल में है, बाकी कोई डबल में दिख रहा क्या, नहीं, लेकिन अभी हाइड्रोजन तो बाकी है ना भाई, 2 है, तो यहाँ एक लगा दो, यहाँ एक लगा दो,
तो इन्हें सिंगल बॉन्ड में डबल करो, डबल करो, डबल करो, डबल करो। यहाँ डबल करूँ क्या, क्योंकि ऑक्सीजन पहले से इसके साथ एक बनाया, उसके साथ एक बनाया, तो पहले से उन्हें डबल बॉन्ड में है। समझ में आया? कुछ मुश्किल स्ट्रक्चर, कुछ मुश्किल है, उससे बना ले सकते हैं ना स्ट्रक्चर। हाँ ठीक है। क्या बचा अभी? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? H2S2O3। H2S2O3। सर ऑक्सीजन तो बहुत ही कम है, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे सल्फर लीजिए, इसको कितने ऑक्सीजन है? 3 है ना भाई, 1 2 3, यहाँ पे सल्फर लगा देने का। एक जगह क्या यूज करने का? सल्फर। समझ में आया? सबको कितने बॉन्ड से जोड़ दो? 3 सिंगल बॉन्ड से जोड़ो। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, तो यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। सल्फर याद रखो, ऑलवेज सल्फर या तो 2 बॉन्ड बनाता, या तो 4 बॉन्ड बनाता, या तो 6 बॉन्ड बनाता, इनके दरमियान के बॉन्ड नहीं बनाता। या तो 2 बनाता, 4 बनाता, 6 बनाता। यहाँ कितने बनाया उसने? 1 2 3 4 5, तो सही है क्या? नहीं। अब इन्होंने भी 1 बनाया, एक और 2, ताकि इसके कितने हो जाए? 2 हो जाए, इसके कितने हो जाए? 6 हो जाए। समझ में आया? सल्फर या तो 2 बनाएगा, या तो 4 बनाएगा, या तो 6 बनाएगा। और यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड। समझ में आया? ठीक है, ख़त्म हो गया स्ट्रक्चर। कुछ मुश्किल आपको इसमें समझ में आया स्ट्रक्चर? ठीक है। अरे बाप रे, अभी भी थोड़ा थोड़ा, एक बार और बता दो, मसला नहीं, वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं ना। नहीं तो टाइम कम है ना बेटा, जिनको समझ में आएगा उनका थोड़ा लॉस हो जाएगा फिर। नेक्स्ट है देखो, ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन स्ट्रक्चर पूरे करो अच्छे से, क्योंकि स्ट्रक्चर को और ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, आधे घंटे में पूरे स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट है देखो यहाँ पर ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड। तो सबसे पहला क्या है? HOCl, HCl2, HClO3, HClO4। कितना अच्छा है, एक क्लोरीन है, यहाँ पर कितने क्लोरीन आ गए? सॉरी, HOCl, यहाँ पर HOCl, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन बढ़ गए ना। यहाँ पर सिर्फ एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर कितने हो गए? 2, यहाँ पर कितने हो गए? 3, यहाँ पर कितने हो गए? 4। ठीक है, तो हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नाम याद रखना। ठीक है, नाम से फॉर्मूला दिमाग में बनाना। तो देखो HOCl, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनाना है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्लोरीन, खत्म। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, बन गया फॉर्मूला। नेक्स्ट का फॉर्मूला देखो HClO2। पहले देख लो फॉर्मूला कैसे बनाने का, बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं आप। सेम करने का, यहाँ पे H हो गया, ऑक्सीजन हो गया, Cl हो गया, एक ऑक्सीजन बचाना अभी, तो उस ऑक्सीजन को यहाँ पर दे देने का, लेकिन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में रहता है ना। नेक्स्ट देखो HClO3, H दिए, O दिए, Cl दिए, ऑक्सीजन 3 थे, कितने यूज करे आपने? 1, बचे कितने? 2, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दो। मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल। समझ में आया? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में रहता। यहाँ पर HCl, HOCl, ऑक्सीजन कितने? 4 है, कितने यूज करे? 1, कितने लगाओ फिर? 3, 1 2 3, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल। समझ में आया? कुछ मुश्किल आपको स्ट्रक्चर इसके? सिंपल है, याद कर लेना स्ट्रक्चर। ठीक है, याद ही हो जाते रे भाई, इतना याद रख लेने का। HOCl है ना, HOCl। अगर एक और ऑक्सीजन आ गया तो क्या करेंगे? HOCl, एक ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन आया तो क्या करेंगे? HOCl, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन आया तो क्या करेंगे? HOCl, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो, है ना। चलो नेक्स्ट किसके स्ट्रक्चर देखे थे भैया अपन? O3NSO3, O3NSO3, ये भी एग्जाम में पूछे वाले स्ट्रक्चर है। O3NSO3, O3 ओजोन है, कितने ऑक्सीजन? 3, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाना। सर ऑक्सीजन डबल में रहता बोले थे ना आपने? हाँ, तो यहाँ रेजोनेंस होता, डबल में है, उन्हें भी यहाँ पे, उन्हें भी यहाँ पर डबल में। कैसा? तो देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट में 6 है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी देखो 1 है, 2 3 4 5 6,
और एक, सॉरी 6 रहते ना, 1 2 3 4 5 6। समझ में ये बात? ठीक है, चलो। तो यहाँ पर क्या होता, ये लोन पेयर क्या में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर में। तो ये बॉन्ड वापस क्या में कन्वर्ट होता, समझ में ये बात? लोन पेयर क्या में कन्वर्ट, बॉन्ड, तो बॉन्ड क्या में कन्वर्ट, लोन पेयर। ठीक है, तो ये देखो इसको इस तरीके से बनेगा, ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड बनेगा, इधर क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये रेजोनेंस है, इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, ऑक्सीजन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसा आएगा कि यहाँ भी डबल बॉन्ड आ सकता, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ सकता। ठीक है, इस तरीके से उसका कौन सा स्ट्रक्चर आता, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो देखो ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो 117 डिग्री होगा, दोनों के बीच का एंगल 117 डिग्री। लेंथ पूछा तो 128 पिकोमीटर रहती है, लेकिन हम दो तक कहाँ डिटेल में जाते। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना, 117। नेक्स्ट क्या है, SO3, SO2। तो सल्फर को सेम यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐसा लगा देना, सेम स्ट्रक्चर। दूसरे स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सल्फर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये दो स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। कितने स्ट्रक्चर, दो। यहाँ भी कितने बनेंगे, दो। यहाँ पर दरमियान का एंगल कितना रहेगा, 119.5 डिग्री। समझ में ये बात, कुछ मुश्किल? चल, तो ये हो गए भाई स्ट्रक्चर आपके खत्म। चल, तो ये यूजेस स्ट्रक्चर हो गए। अब क्या पढ़ना है भाई, यूज पढ़ना है। यूज किसके किसके, इन सभी के यूज पढ़ना है। तो यूज जो है अपन क्या करेंगे, बुक में से देखेंगे यूजेस। सबसे पहला यूज है देखो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन तो समझ में आता ना, पहले था क्या? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज, तो ऑक्सीजन का यूज कहाँ कहाँ होता, तो सबसे पहले तो अपने को पता है ब्रीथिंग पर्पस के लिए, है ना। हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स को देने के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं, समझ में आया। दूसरा यूज अपन क्या बोलेंगे, तो ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग है। तो इतना नाम याद रखने के बजाय आप क्या कर सकते, डायरेक्टली वेल्डिंग के अंदर। किसके अंदर, वेल्डिंग के अंदर। ठीक है, वेल्डिंग के अंदर भी किसका यूज होता, ऑक्सीजन का यूज होता। वेल्डिंग समझ में आता ना, दो मेटल के पार्ट को ज्वाइन करने के लिए जो वेल्डिंग करते। ठीक है, पहला यूज क्या बोले अपन ने, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स। दूसरा यूज क्या है, वेल्डिंग के तौर पे। तीसरा यूज एक्वेटिक एनिमल करते हैं, एक्वेटिक एनिमल ब्रीथिंग पर्पस के लिए। चौथा यूज डाइवर्स, जो डाइवर्स होते हैं, जो कि गोताखोर होते हैं, समंदर में जाके मोती वगैरह तलाश करते, इन्हों भी जो है इसका यूज़ करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का। 4 यूज़ काफ़ी है, 4 यूज़ काफ़ी है। उसके अलावा यहाँ पर इतने सारे यूज़ दिए वाले, अब आप कौन सा भी यूज़ यहाँ पे कर सकते। ठीक है, अच्छा एक और है कि अगर अपन स्पेस में एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जाने के लिए तो ऊपर तो ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या होगा, यूज़ होगा। समझ में ये बात, स्पेस एयरक्राफ्ट के अंदर भी ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या होता है, यूज़ होता है। काफ़ी है ना इतने, तो अब आगे एक्स्ट्रा कुछ बोलना है तो यहाँ पर दिए वाले। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर वेल्डिंग का दिए वाला है। दूसरा यहाँ पर स्टील की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बोला। एक्वेटिक एनिमल जो है रिस्पायरेशन के लिए करते। ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ कहाँ होता, हॉस्पिटल में होता, हाई एल्टीट्यूड में होता। माउंटेनियर्स मतलब जो पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने भी यूज़ करते, डाइवर्स भी यूज़ करते। नेक्स्ट देखो कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल को जलाने के अंदर यूज़ में आता है। ठीक है, बोलो। तो ऑक्सीजन का यूज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट किसका यूज़ है, देखो ओजोन। देखो यहाँ पर, तो ये जो है एक एयर प्यूरिफायर का काम करती है, हवा को साफ करने के लिए। तो इसका यूज़ जो है सिनेमा हॉल्स में, जो बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स है जहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा रहता, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती,
तो वहाँ पर इन्हें एयर प्यूरीफायर के तौर पे इस्तेमाल में आता। कौन यूज इस्तेमाल में आता? ओजोन। ओजोन इज यूज्ड एज एयर प्यूरीफायर इन सिनेमा हॉल्स, रेलवे स्टेशन, etc बोल के आप लिख सकते। नेक्स्ट देखो, इसका यूज जो है ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए करते, पीने के पानी को साफ करने, क्योंकि ओजोन गैस ऐसी होती है जो कि क्या करती है भाई, बैक्टीरिया को मारती है। किसको मारती है? बैक्टीरिया को। तो ड्रिंकिंग वाटर में करते। तीसरा जो सब जगह लगा सकते तकरीबन यूज, ब्लीचिंग के तौर पे। किसके तौर पे? ब्लीचिंग। ब्लीचिंग मतलब कि क्या? ब्लीचिंग मतलब कलर को गायब करना, कलर को गायब करना। व्हाइट ड्रेस है, उस पर कुछ कलर लग गया तो उसके लिए अपन क्या यूज़ कर सकते? ओजोन यूज़ कर सकते। तो ओजोन क्या एक ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एजेंट मतलब कलर निकालने का काम करता। तो कहाँ पर यूज़ में आएगा? एक तो है सिल्क इंडस्ट्री, दूसरा कहाँ यूज़ में आएगा? पेपर इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? पेपर। पेपर जो कॉपी के पेजेस है, आपने इतना बड़ा लिख दिए, अब इसको आपने रद्दी में भेज दिए, रद्दी वाला क्या करेगा? फैक्ट्री में भेजाएगा, फैक्ट्री वाला क्या करेगा? उसमें से इंक को अलग करेगा। किसको अलग करेगा? इंक को अलग करेगा। समझ में ये बात? तो वो पेपर इंडस्ट्री में जो है क्या यूज़ में आएगा? यहाँ पर ओजोन वगैरह यूज़ में आएगा। समझ में ये बात? ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक कैम्फर, पोटाशियम पर मैग्नेट। पोटाशियम पर मैग्नेट मैन्युफैक्चर करने में यूज़ में आएगा। तो ओजोन के यूज़ समझ में आ गए। ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, एयर को प्यूरिफाई करने के लिए, तीसरा ब्लीचिंग के तौर पे, चौथा प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। 4 यूज याद रख लेने का। किसके यूज थे ये? ओजोन के यूज थे। ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस, इधर एक तो यूज हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिए, बैटरी के अंदर, लीड एसिड बैटरी के अंदर, है ना। इट इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरी। स्टोरेज बैटरी के अंदर क्या यूज में आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड यूज में आएगा, स्टोरेज बैटरी के अंदर। दूसरा इसका जो यूज है इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री। किस में यूज में आएगा? डिटर्जेंट इंडस्ट्री में। तीसरा लेबोरेटरीज के अंदर। किसके अंदर? लेबोरेटरीज के अंदर। तो इन्हें यूज में आएगा लेबोरेटरीज के अंदर, बतौर रिएजेंट इन्हें क्या करेगा? काम करेगा। समझ में आया? 3 यूज हो गए। चौथा जो है इन्हें कहाँ पर यूज में आता है? तो फर्टिलाइजर्स के तौर पर। फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चरिंग में, क्या मैन्युफैक्चर करने में? फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करने में। और 5वां पेंट्स की इंडस्ट्री। किसकी इंडस्ट्री? पेंट्स की इंडस्ट्री। समझ में आ रहा? पेंट की इंडस्ट्री में भी एसिड लगेगा, पेंट की इंडस्ट्री में। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फर्टिलाइजर, क्या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए? फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग करने में। दूसरा किसमें? पेंट्स के अंदर। तीसरा कहाँ यूज में आता? लेबोरेटरीज में। कहाँ यूज में आता? लेबोरेटरीज के अंदर बतौर रिएजेंट इस्तेमाल करता है, रिएजेंट। और चौथा यूज तो हमने पिछले चैप्टर में देखी, किसके अंदर? बैटरीज के अंदर, स्टोरेज बैटरी के अंदर यूज में आएगा। ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल यूजेस है, पूरे चैप्टर में जितने यूज है पढ़ के निकाल दो। समझ में आ रहा? सिंपल सिंपल यूज है। अगर कुछ यूज नहीं समझते तो पूछो फिर मुझे आकर। लेकिन ये 4 यूज अगर खाली दिमाग में रख लिए और 2 नंबर फिक्स है अपने, तो और क्या करते? ठीक है। और ज़्यादा यूजेस भी है नहीं। चलिए, कुछ मुश्किल आपको इसमें? यूजेस समझ में आया? नेक्स्ट है देखो प्रिपरेशन। टाइप्स तो पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl। डेकन्स प्रोसेस जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड का आया तो 4 नंबर लेके आ जाता। 4 नंबर का क्वेश्चन केमिस्ट्री में बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे जो 4 मार्क को पूरे पूरे पूछे जा सकते। उसमें से एक है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। देखो हीलियम के यूज यहाँ दिए वाले हैं, ये याद रखो, हीलियम के यूज, और दूसरा नियॉन के यूज और आर्गॉन के यूज। इतने ज्यादा है, इनमें से खाली 4 यूज जो अपने को अच्छे लग रहे हैं वो याद कर लेने। ठीक है। जो अपने को ऐसा लग रहा है कि भाई इजीली याद हो जाते अपने। देखो ये प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का।
देखकर हार्ड ही लगता है इसको, ठीक है। देखो इधर सबसे पहले हमने क्या करना है, इधर एयर को सप्लाई करें, मतलब कि एयर के साथ कौन रहता, ऑक्सीजन, है कि नहीं, एयर को सप्लाई करें। यहां पर जो है सल्फर लिया वाला है, क्या लिए वाले, सल्फर के पार्टिकल है इधर, और यहां इसको क्या करें, हीट कर रहे, क्या कर रहे, हीट कर रहे। जैसे ही एयर और उसमें की ऑक्सीजन सल्फर के कांटेक्ट में आती है तो यहाँ क्या तैयार हो गई, सल्फर ऑक्साइड गैस तैयार हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड तैयार हो गई। और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन है तो पूरी की पूरी यूज में आएगी क्या, नहीं, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बच जाएगी। मतलब इस पाइप से जो बाहर निकल रहा है दो चीजें हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड है और क्या है, ऑक्सीजन है। फिर इसको किस में लगा है हमने, डस्ट प्रेसिपिटेटर। डस्ट प्रेसिपिटेटर मतलब कि ऐसा एक मशीन लगा है जो कि धूल को उसमें से क्या करे अलग। धूल कहाँ से आई सर, अरे भाई ये जो सल्फर को गर्म करे, जलाया आपने, उसकी राख तो हुई होंगी ना कुछ, तो उन्हें क्या करेगा, उसको सेपरेट कर देगा। सेपरेट करने के बाद फिर यहाँ पर वही गैस आ जाएगी, कौन सी आपकी, SO2 प्लस में कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। इसके ऊपर वाटर स्प्रे करेंगे, क्या स्प्रे करेंगे, वाटर। अगर कुछ बारीक बारीक डस्ट के पार्टिकल बच भी गए होंगे तो पानी के जरिए से वो नीचे से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है। और जो प्योर गैस है वो प्योर गैस कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। लेकिन ये गैस कैसी होगी, थोड़ी सी नम, मॉइस्चराइज होगी, क्योंकि इसमें क्या छिड़क दिया अपन ने, पानी छिड़क दिए, तो उसमें के मॉइस्चर को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मॉइस्चर को निकालने के लिए उसमें क्या स्प्रे करें अपन, सल्फ्यूरिक एसिड। सर बना रहे क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, स्प्रे क्या करें, सल्फ्यूरिक एसिड। सर ये क्या है बात, बोले अरे भाई बना रहे इतना, यूज कर रहे इतना, यूज कर मतलब उसको पानी गायब करना पड़ेगा ना, कैसा गायब करता पानी, समझ में आया। तो यहाँ पर अगर अपन 10 लीटर बना रहे होंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है 1 लीटर यूज में आया जैसा आता, समझो उतना भी नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब ये ड्राई SO2 प्लस O2 गैस यहाँ से निकल गई, सल्फर वही सेम। ड्राई क्यों हो गई, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उसको किसी में भी ऐड करे उसमें से क्या रिमूव कर देता, उन्हें वाटर को रिमूव कर देता। तो यहाँ से कौन सी गैस निकल गई, SO2 प्लस में O2। फिर ये गैस किस में, देखो आर्सेनिक प्यूरिफाइंग कंटेनिंग, इन्हें जो है यहाँ पर इम्प्योरिटी को पकड़ लेता, पकड़ लिया। फिर उसको थोड़ा सा क्या करते, प्री हीट करते, क्या करते, हीट करते, गर्म करते। अब यहाँ गर्म किसको कर रहे थे, SO2 को प्लस में O2 को गर्म कर। अब यहाँ पर आया वेनेडियम ऑक्साइड, क्या, वेनेडियम ऑक्साइड। वेनेडियम ऑक्साइड क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता, क्या करता, ऑक्सीडाइज का काम करता है। याद रख लो V2O5 इट इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन का काम करता। तो ये जो SO2 यहाँ पर गया था ऑक्सीडाइज होके SO3 बन जाता, क्या बन जाता, SO3 बन जाता। SO2 ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाता, SO3। यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आया, सिंपल। हाँ वो तो रिवाइज कर ही रहा हूँ मैं, समझ में आया क्या, देखो खाली देख लो इधर कौन सी गैस डाले, ऑक्सीजन गैस। सल्फर से रिएक्शन करके क्या बन गया, SO2। तो पहली रिएक्शन याद रख लेना, ऑक्सीजन की रिएक्शन सल्फर से हुई तो SO2 तैयार हुआ, पहली रिएक्शन। क्या बात समझ में, पहली रिएक्शन में कुछ मुश्किल नहीं। चलो तो यहाँ पर इसको क्या करें, प्यूरिफाई करें, बेकार की चीज़ें निकाले, फिर उस पर क्या डाले, पानी डाले, और जो धूल बची हुई थी चलेगी। फिर उसमें क्या डालें, सल्फ्यूरिक एसिड डालें, ताकि पानी जो भी है भाप बन के क्या हो जाए, उड़ जाए। फिर बाहर क्या निकली, सिर्फ और सिर्फ SO2 गैस। फिर SO2 गैस को प्री हीटर से थोड़ा सा क्या करें, हीट करें, हीट करके क्या करें, V2O5 के प्रेजेंस में लाए। तो ये SO2 जो है V2O5 के प्रेजेंस में आती है तो कै में कन्वर्ट हो जाती है, SO3 में। ये दूसरी रिएक्शन है, समझ में आई। तो ये कै में कन्वर्ट हो गए, SO3 में। तो यहाँ से जो निकला है SO3 है, यहाँ से जो निकला है क्या है, SO3। अब ये SO3 में क्या मिक्स करते, और थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करते, और थोड़ा सा क्या मिक्स करते, सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि SO3 के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिक्स करें। तीसरी स्टेप, SO3 में H2SO4 क्या करें, मिक्स करें, तो इन्हें कन्वर्ट हो जाता ओलियम में। किसमें, ओलियम। ओलियम मतलब H2S2O7, 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 इसका दूसरा नाम ओलियम है। क्या नाम बोले थे अभी थोड़ी देर पहले इसका, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, उसका ही दूसरा नाम ओलियम है। क्या है, ओलियम। एग्जाम में पूछा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओलियम, आपने बोले अरे बाप
ये क्या नया आया? नया नहीं है जी, पुराना है, ठीक है। ओलियम, उसका नाम एक और है, याद रखो, ओलियम। तो यहाँ क्या तैयार हुआ? ओलियम। सर बना रहे क्या थे? ओलियम बना रहे थे, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे थे, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे थे रे भाई। तो ये जो ओलियम मिला इसमें वाटर मिक्स कर दिया तो क्या बन जाता? सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता। यानी कि ये H2SO7 में वाटर मिक्स करे तो कन्वर्ट हो जाता H2SO4 के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। समझ में ही बात? ठीक है, बस ये हो गए 4 रिएक्शन। हाँ, डायग्राम बनाना पड़ता, ठीक है। अरे डायग्राम का क्या है, तुमको इमेजिन तो होगी, याद ही छू गई होंगी डायग्राम। कुछ को याद होती, हर किसी को नहीं होती। देखो इधर, याद हुए जैसा कुछ नहीं है इसमें। सिलेंडर से देखो, पहला सिलेंडर, ये पहले सिलेंडर में जो है हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या करे, कौन सी गैस भेजे? ऑक्सीजन। और यहाँ पर जो है क्या रख दिए वाला है? सल्फर रख दिए वाला है। फिर यहाँ से क्या बाहर निकला? SO2 + O2, ठीक है। फिर इसको जो है नीचे से अपने क्या करें, दूसरे सिलेंडर में क्या करें? सप्लाई करें, है ना। और यहाँ से क्या निकल गया? वाटर निकल गया। यहाँ पे प्लेट्स लगा देना कि जो पानी गिर रहा है वो ऐसा ठहर ठहर कर गिर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से जो है हमने क्या स्प्रे करे थे? वाटर, H2O स्प्रे करे थे। अब H2O स्प्रे करें, यहाँ से फिर से क्या निकल गई अपने पास? SO2 गैस निकल गई, ठीक है। और बीच में यहाँ पर एक चीज़ लगाए थे ना, प्यूरीफायर। क्या? प्यूरीफायर, जो कि डस्ट के पार्टिकल अपने अंदर ही पकड़ ले, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है हमने किसमें स्प्रे, किसमें छोड़ दिया इसको? दूसरे सिलेंडर। दूसरे सिलेंडर में क्या है अपने पास? सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब यहाँ से जो स्प्रे कर रहे हैं आप, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड से क्या निकल जा रहा? वाटर वगैरह निकल जा रहा। फिर यहाँ से जो बाहर निकला, इसमें क्या करे अपन ने? यहाँ पर फिर से प्यूरीफायर लगाए, फिर से यहाँ पर क्या लगाए? प्री हीटर लगाए। फिर प्री हीटर लगाने के बाद फिर यहाँ पर क्या करे अपन ने? बोलो, V2O5। क्या लगा दिया अपन ने? V2O5 लगा। क्या है? V2O5। V2O5 लगाए तो यहाँ से जो सल्फर निकला वो क्या? SO3 है। क्या है? SO3। फिर इसके अंदर फिर से क्या छोड़ दिया अपन ने? सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से क्या करे? छिड़क दिए। तो यहाँ से अपना क्या निकल गया? ओलियम निकल गया। क्या निकल गया? ओलियम। समझ में आ गया? H2SO7। ये डायग्राम क्या याद करने की थी? क्या मेन फ्लो दिमाग में बन गया तो डब्बे तो बनाने, खाली फ्लो दिमाग में बन गया तो डब्बे तो बनाने। रिएक्शन देख लो इधर, इधर इधर। पहली रिएक्शन सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करके SO2 गैस तैयार करें। दूसरी रिएक्शन ये है SO2 जो है V2O5 के साथ रिएक्शन करके क्या तैयार करें? SO3 तैयार करें। तीसरी रिएक्शन ये SO3 की रिएक्शन किसके साथ करें? SO3 जो बना H2SO4 के साथ रिएक्शन करें, ओलियम बन गया H2H2O7। फिर ये जो ओलियम है H2H2O7, इसमें क्या मिक्स करें? वाटर मिक्स करें तो इन्होंने दे दिया H2SO4। 4 तो रिएक्शन है भाई, ठीक है। कुछ मुश्किल आ गया तो 4 मार्क के लिए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ कम से कम गरीबी से सिर्फ रिएक्शन पूछता 2 to 3 मार्क्स के लिए। सिर्फ रिएक्शन पूछा तो रिएक्शन लिखना, सिर्फ डायग्राम पूछता 2 to 3 मार्क्स के लिए। समझ में आ रहा? तो डायग्राम बनाना है, दोनों मर्ज करके दे दिया तो 4 मार्क के, ठीक है। तो ये था डेकन्स प्रोसेस, नाम है इसका। क्या नाम है? डेकन्स प्रोसेस। डेकन्स ही छे की कॉन्टैक्ट प्रोसेस। डेकन सेल इसका HCl का कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। क्या नाम है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या नाम है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अच्छे से क्या करो भाई, इसको याद करो। कॉन्टैक्ट प्रोसेस नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन के प्रोसेस का नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ठीक है। चलो, तो अब देखो टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड क्या है? टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड कितने टाइप के? तो ऑक्सो एसिड जो है 4 टाइप के। इधर ऑक्सो एसिड कितने टाइप? 4। कितने टाइप? 4 भी याद हो जाते। एसिडिक,
बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। समझ में आ रहा? याद हो गए चार। ऑक्सो एसिड कितने टाइप के? चार। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। ऑक्सो एसिड किसको बोलते? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर क्या हो? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। क्या हो? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। समझ में ये बात? वो क्या कहलाते? ऑक्सो एसिड कहलाते हैं। चल ठीक है, तो कितने टाइप के? देखो पहला एसिडिक ऑक्सो एसिड, दूसरा बेसिक ऑक्सो एसिड, तीसरा न्यूट्रल ऑक्सो एसिड, चौथा एम्फोटेरिक ऑक्सो एसिड। अब देखो सिंपल याद रखो, इधर एसिड जो है किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेस के साथ, और क्या बनाएगा? सॉल्ट। बेस क्या करेगा? एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? सॉल्ट, है ना। न्यूट्रल अगर है तो ना उन्हें एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ना बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट बनाएगा क्या? नहीं। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब दोगला, दोनों से करेगा। समझ में? एसिड के साथ रिएक्शन करके भी सॉल्ट बनाएगा, बेस के साथ रिएक्शन करके भी सॉल्ट बनाएगा। तो बस हो गई डेफिनेशन। समझ में आ गया? डेफिनेशन क्या बोलेंगे? द ऑक्सो एसिड विच रिएक्ट विथ बेस एंड मेक द सॉल्ट इज कॉल्ड एज एसिडिक ऑक्सो एसिड। समझ में आई बात? द ऑक्सो एसिड विच रिएक्ट विथ एसिड एंड मेक द सॉल्ट इज कॉल्ड एज बेसिक ऑक्सो एसिड। समझ में आई बात? द ऑक्सो एसिड which does not react with acid or base is called as neutral oxo acid. Amphoteric, the oxo acid which react with acid and makes the salt and also react with base and make the salt is called as amphoteric oxo acid. कुछ मुश्किल समझे? सिंपल है ना भाई। ऑक्सो एसिड कितने? चार। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। एसिडिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या कर सके? सॉरी, एसिडिक मतलब जो बेस साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाए। बेसिक मतलब एसिड साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाए। न्यूट्रल मतलब ना एसिड से रिएक्शन करते ना बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते। और एम्फोटेरिक दोनों से, एसिड से भी और बेस से भी रिएक्शन करके क्या बनाते? सॉल्ट बनाते। कुछ मुश्किल आपको? ठीक है, अब इनका जो है एक एक एग्जाम्पल क्या कर लेना, आपने याद कर लेना एक एक एग्जाम्पल। ठीक है, जैसा कि इसकी एग्जाम्पल है, देखो एसिडिक की तो एग्जाम्पल याद रहती अपने को SO2। बेसिक एग्जाम्पल भी अपने को याद रहती, क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेसिक एग्जाम्पल। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल जो है अपने याद कर रहे थे। न्यूट्रल लिगेंड याद है क्या? CONO, न्यूट्रल लिगेंड। वही एग्जाम्पल यहाँ पर आपने लगा देना। ठीक है, अब एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक के लिए याद रख लो Al2O3। क्या है? Al2O3। ठीक है, एसिडिक की SO2, बेसिक की मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, न्यूट्रल की CONO, एम्फोटेरिक की Al2O3। एक एक एग्जाम्पल इसकी क्या करने का दे देना, यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते खत्म। कुछ मुश्किल आपको समझ में आया? इसको अच्छे से कर लो। मास इसको ऑफ करो, पॉज करो। देखो बुक के जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, जिसमें जो है अपने को कुछ रिएक्शंस याद करने की ज़्यादा नीड नहीं है। उनको भी एक बार कर लो अच्छे से। रिएक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि सल्फर के दो तरह के सल्फर है, S8 और S6। S8 सल्फर का स्ट्रक्चर बोला तो क्राउन शेप है। क्राउन शेप क्या बनाना? W बना देना, ऐसा बना दिए तो ये S8 1 2 3 4 5 6 7 8 S8 है। S6 मतलब कुर्सी बनाने का, क्या बनाने का? कुर्सी, चेयर बनाने का। तो ये ऐसा 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 बन गई चेयर, अब वैसी रहती है। ठीक है, दूसरा देखो, ठीक है, ये इसको ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा? S6 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा? तो S8 और S6। अब यहाँ पर उन्हें एक और क्वेश्चन ऐसा पूछता कि फ्लोरीन और देखो ये वाला क्वेश्चन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन दैट ऑफ क्लोरीन।
क्लोरीन के मुकाबले में फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, मतलब कि फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना आसान है, क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना क्या है, मुश्किल है। फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना आसान क्यों है? इधर फ्लोरीन और क्लोरीन की बात कर रहा है, तो फ्लोरीन क्या है देखो, F2, क्लोरीन Cl2, फ्लोरीन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड, क्लोरीन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड, ठीक है। अब मसला कैसा रहता कि क्लोरीन का जो साइज है बहुत कम, फ्लोरीन का साइज कम है, क्योंकि हमने देखे पूरे ग्रुप के अंदर सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन है, उसके बाद कौन आ रहा, क्लोरीन आ रहा। समझ में ये बात? तो देखो अगर यहाँ दो फ्लोरीन नजदीक है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है, इनके इलेक्ट्रॉन क्या आ जा रहे, करीब करीब आ जा रहे, इलेक्ट्रॉन करीब करीब आ जा रहे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन क्या हो जा रहा, बढ़ जा रहा। इस वजह से ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक, मतलब इसको तोड़ना बहुत ज्यादा क्या है, आसान। लोन पेयर रिपल्जन कैसा है इसका, बहुत ही ज्यादा है। देखो रे भाई सिंपल, ये फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर, 9, ग्रुप 17 का है, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर क्या आया, लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, साइड में भी क्या है, लोन पेयर है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, नहीं चालू है, 5 मिनट पूछो ना सर, पूछो। देखो इधर, तो यहाँ पर देखो लोन पेयर का रिपल्जन कैसा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाए। ज्यादा क्यों हो रहा, क्योंकि फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ 9वें नंबर पे एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 है, सिर्फ 2 ही पीरियड है, सिर्फ 2 ही पीरियड है। तो क्लोरीन का साइज कैसा है, छोटा है। क्लोरीन की अगर बात करेंगे तो क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में 17 नंबर पे, तो 2, 8, 7 कितने हैं, 3, मतलब इसका साइज कैसा है, बड़ा, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन ज्यादा बढ़ेगा क्या, नहीं, यहाँ साइज छोटा है तो रिपल्जन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, बहुत ज्यादा कम है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा कम है। तो ये जो क्वेश्चंस है इनको थोड़ी ना हमें कुछ रिएक्शंस याद करने की नीड है, नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। जैसे कि यहाँ पर देखो, व्हाई इज द लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर के बॉइलिंग पॉइंट में इतना डिफरेंस क्यों है, इतना डिफरेंस इस वजह से है, पहली चीज तो सल्फर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और सॉरी ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, सल्फर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, बहुत ज्यादा एटम है, 2 तरह के रहते हैं ना सल्फर, S8 और S6, ऑक्सीजन सिर्फ O2 रहता, पहला। दूसरा मसला क्या है, ऑक्सीजन जो है रूम टेम्परेचर पे गैस है और सल्फर रूम टेम्परेचर पे क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। यही वजह है कि दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कैसा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। समझ में ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फ्लोरीन हैज लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी देन क्लोरीन, क्लोरीन के मुकाबले में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी है, क्या बोला, लेस निगेटिव, कम निगेटिव, मतलब कि ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है, सबसे छोटा है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी है, बहुत ज्यादा है। समझ में ना बात, ठीक है, बस ये याद रखो, और ये ऑर्डर भी याद रखो एंथैल्पी का। क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम फ्लोरीन का, सबसे कम किसका, आयोडीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए लगेगी। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ जितना थ्योरेटिकल पोर्शन है चैप्टर का मैक्सिमम आप लोग कवर कीजिए। ओके, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिए, वो क्वेश्चन जितने बताए वो कंप्लीटली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अलावा भी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कवर कीजिए। रिएक्शंस अगर नहीं जम रहे तो उसको क्या करो, अब स्किप करो, ठीक है, रिएक्शंस को क्या करो, स्किप करो। समझ में ये बात।